अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 उसमें 4 अध्याय हैं, पार्ट 2 उसमें भी 4 हैं और पार्ट थर्ड हमारा चल रहा है और ये चौथा अध्याय है। पार्ट थर्ड का जो चौथा यानी कि 12वां अध्याय उसकी जो है सेकंड का कक्षा है। टॉपिक है राज्य की शक्तियां। जिन बच्चों ने पिछली कक्षाओं का अध्ययन नहीं किया है वो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, अमरीन पाठशाला चैनल सर्च करेंगे और 12th क्लास हिस्ट्री प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। राज्य की शक्तियां। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसी केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकार के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं बच्चों, अब संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी। केंद्रीय सूची थी। बच्चों, जो संविधान बना है तो उसमें 3 जो शक्ति का जो विभाजन है वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। इसे बच्चों एक है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होंगे, समझ रहे बच्चों, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत होंगे। अब जो तीसरी सूची है बच्चों वो केंद्र और राज्य दोनों जो है साझा जिम्मेदारी से जो है इस पर कानून बनाएंगे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। संविधान में राजकोषीय संघवाद को भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। संविधान में राजकोषीय संघवाद, कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई। देख रहे हो बच्चों, जो इनकम टैक्स है और आबकारी शुल्क है ये केंद्र और राज्य दोनों में बटेगा, लेकिन जो सीमा शुल्क है और कंपनी का टैक्स है, निगम टैक्स बोलते हैं इसे, वो जो है केंद्र के पास रहेगा। तथा अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्य को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूल करने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, देख रहे बच्चों, बिक्री कर, सेल टैक्स, बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। जो राज्यों के हितों की जो बात करते हैं वे जो है मद्रास के एक जो है सदस्य हैं के संतनम। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई है। तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वहां मजबूत हो जाएगा। सतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो सकता है। जहां तक राज्यों का सवाल है, सतनम का मानना है कि शक्तियों का मौजूद वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहने कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता।
मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा आप संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संत नम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जिम्मेदार जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्र सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। समझ रहे बच्चों, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग में सभी सभा में तीखी प्रतिक्रिया होने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अम्बेडकर ने घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली एकीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र सड़कों पर हो रही इस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बाल कृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में बहुत घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो है एक ये बेहतर देशभक्त कौन है। मैसूर के सर ए रामास्वामी मुदालियार ने 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो इन संसाधनों पर कड़ी नजर रखना चाहते थे उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। बात तो सही है। राष्ट्र की भाषा। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफी तनातनी पैदा हो गई। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तान को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत तरह के स्रोत से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए। उसमें विभिन्न क्षेत्र के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदू और मुसलमानों को उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी
धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा ये यह हुआ कि भाषा की धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई, लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। हिंदी की हिमायत। राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए यह कहा था, यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में हर्ज नहीं जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्त दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। हरिजन सेवक 12 अक्टूबर 1947। हिंदी का हिमायत। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरवी थुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो थुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। तो जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ, तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्यवाही में बाधा डालता रहा, सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर थुलेकर के एक भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर लिया। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। थुलेकर बीज बचाओ की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। थुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। महोदय, इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत की दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के बात करने के अंदाज से काफी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोकर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन थुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी।
वर्चस्व का भय धुले करके बोलने के बाद मद्रास की सदस्य समिति श्री दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग अंत तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा हिंदी भाषी इलाकों का रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं को जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले, कक्षाएं चलाई। अब सबका क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरोध का यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाएं समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। देख रहे हो बच्चों, जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बंबई के एक सदस्य श्री शंकरराव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी ए रामलिंगन चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ भी किया जाए, एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीजें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। बात सही है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच की जमीन तैयार कर ली, यानी कि बहस होती तो पर क्या सही है क्या गलत है, इसका पूरा खंडन होने के बाद ही संविधान में बात लिखी जाती थी। परंतु संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण पर काफी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी, यानी कि वयस्क मताधिकार मिला भारत को। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्वोदाहरण अन्य देश के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्र में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया। फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे व कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 58 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। समानता का अधिकार 14, 16, 17 राज्यों ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी। उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया।
राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की और अपने स्कूल व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदाय से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ गुंजाइश रखी गई। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानून रोक लगाई गई और इसी कारण से व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसे कैसे विरोधी आवाजें उठी, कैसे कैसे मांगे की गई। ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती हैं जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया, परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदला गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभी सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलों दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। बच्चों, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। संविधान को सौंपते हुए बी.आर. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए। देख रहे बच्चों, क्या शानदार पढ़ रहे होंगे बच्चे। काल रेखा क्या है बच्चों? 1945 की बात करते हैं। 26 जुलाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। देख रहे बच्चों, जो भारत के आजादी के समर्थन की पार्टी है। दिसंबर और जनवरी भारत में आम चुनाव होता है 1945 में प्रांतों का। 1946 16 मई कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करता है। कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करता है। 16 जून मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान। 2 सितंबर कांग्रेस अंतिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। देख रहे बच्चों, उपराष्ट्रपति। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ता का कोई नतीजा 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं, लेकिन वार्ता कोई नतीजा नहीं निकलता। 9 दिसंबर संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं 1946 से। अब बच्चों 1947 की बात करते हैं। 29 जनवरी मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई अंतिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न। 14-15 अगस्त मध्यरात्रि भारत में स्वतंत्रता का जश्न। 1949 दिसंबर संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका जो है हिस्ट्री कक्षा 12 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों कंप्लीट होते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर की सीरीज बच्चों अलग से चल रही है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, सब बच्चे जाकर देख सकते हैं। अमरीन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जिन बच्चों ने अपने सहपाठियों से इसका जिक्र नहीं किया है उनको भी शेयर करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।